और मेरे जेकेटी कैसे हो? तो यार मैं ना क्या बोलूं मैं आपको, आपका और जो हमारा रिश्ता है ना यार, वो बहुत ही अनमोल रिश्ता है यार। मतलब आपके दिमाग में क्वेरी डाउट आते ही यहां पर दिमाग में फटाफट सी ना एक बेल सी बजती है, घंटा ना बजता है और कंटेंट आ जाता है कि यार बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही होगी। तो बस रातों रात आपके लिए बैठ के बना दिया मैंने ये कंटेंट। ध्यान से देखिएगा, अब आप समझ रहे होगे ये कंटेंट क्या है, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं सोच रहा था यार कि बच्चों को मैंने बोल तो दिया यार, जब मैं शेड्यूल तैयार कर रहा था कि यार इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर करिए, 10 to 12 मार्क्स की वेटेज आती है बोर्ड्स में, ठीक है। तो लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है ना कि कहीं एक जगह ना सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज नहीं मिलते हैं उन्हें। कहीं नेशनल इनकम के वो भी टुकड़ों में मिलेंगे, कहीं इनकम डिटर्मिनेशन के एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और बच्चों को शुरू से ये बताया जाता है कि नेशनल इनकम और इनकम डिटर्मिनेशन ही मेनली ऐसे हैं जिनमें से प्रैक्टिकल आता है। तो मेरी जान ऐसा नहीं है, एक एक नंबर के लिए भी हमने भागना है पीछे भाई। और वो एक एक नंबर में बजट से आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, या फिर मैं बोलूं आपका मनी सप्लाई का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए एक ही जगह पे, मतलब सारी भीड़ एक ही जगह पे इकट्ठी हो चुकी है भैया। आपको कहीं और दर दर भागने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने फॉर्मूले हैं सारी आज की वीडियो में उतार दिए, ध्यान से देखिएगा। और सिर्फ फॉर्मूला नहीं है मेरी जान, सब बताऊंगा कैसे कहां यूटिलाइज करना है, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, नजरें बिछाए रखना। तो ये आपकी पूरी कंप्लीट शीट है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसके बाहर का कोई फॉर्मूला आकर ही राजी नहीं। सीबीएसई वालों को नहीं पता यार, वो कहां से डाल देंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, जिसके सबसे ज्यादा चांसेस है। इसका तो ऐसा लगा लो ये 100% है, इस पे प्रैक्टिकल आएगा ही आएगा, 100% है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपके आ जाते हैं कन्वर्जन फॉर्मूलाज। ये जिसको नहीं पता वो नेशनल इनकम का कभी भी प्रैक्टिकल अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, वैल्यू एडेड, इनकम, एक्सपेंडिचर वो अलग है, लेकिन उनसे जो हमें आउटपुट मिलता है और उससे हमें किसी दूसरे नेशनल इनकम के एग्रीगेट पे जाना होता है, ये वो ब्रिज है, ये वो रास्ता है, ये वो कन्वर्जन फॉर्मूलाज है जो आपको दूसरे एग्रीगेट तक पहुंचाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला हो गया, जब भी हमें ग्रॉस से कोई नेट वैल्यू निकालनी हो तो डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, और इसको दोनों साइड से आपने याद करना है। क्या होता है ना, बच्चे एक तरीके से याद कर लेते हैं यार, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन नेट। तो ना फिर वो जब नेट को ग्रॉस में बनाना हो तो दिक्कत हो जाती है उन्हें। तो दोनों तरीकों से देखो, सिंपल सी बात है। ग्रॉस का मतलब है कि अभी हमने ग्रॉस वैल्यू, बड़ी वैल्यू ले रखी है, इसमें हमने कोई डिडक्शन नहीं करी हुई। तो नेट होता है कि हमने कोई डिडक्शन जो होनी चाहिए थी वो कर दी। तो डेप्रिसिएशन जब भी हम माइनस करेंगे ग्रॉस में से नेट मिल जाएगा। और नेट हमेशा, नेट वर्ड आप सुनते हो तो नेट होता है कि जब कुछ डिडक्ट किया हुआ तब होता है नेट। ठीक है, तो यही अगर आपको नेट से ग्रॉस जाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा, सिंपल। मार्केट प्राइस मतलब मार्केट में वो कितने का मिल रहा है, जिसपे टैक्सेस एंड ऑल ऐड हो रखे होते हैं। फैक्टर कॉस्ट मतलब कंपनी को कितने का पड़ा, सारी फैक्टर कॉस्ट मिलाकर, जिसमें आपका रेंट आ जाता है, आपका लेबर की वेजेस आ जाती है, कैपिटल का इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आ जाता है, सब आ जाता है। तो फैक्टर कॉस्ट में एक मार्केटर, एक सप्लायर इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करता है और सब्सिडी माइनस करता है, तब जाके मार्केट प्राइस बनता है। ठीक है जी, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। तो अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करना होता है, और अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हमें कम जाना है तो माइनस करना पड़ेगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स में कैसे कैसे, जरूरी नहीं आपको सीधा इनडायरेक्ट टैक्स दे देगा क्वेश्चन में, कई बार आपको वो बोल देता है एक्साइज ड्यूटी, कई बार वैट दे देगा, कभी सेल्स टैक्स दे देगा, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स है। तो थोड़े बहुत आपको ये पता होने चाहिए क्या क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि मेन हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, चैप्टर का नाम ही नेशनल इनकम है, तो ज्यादा चांसेस है कि नेशनल इनकम निकालने का ही क्वेश्चन आएगा। तो जब भी आपकी डोमेस्टिक इनकम आ जाए, इसको बोलते हैं एनडीपीएफसी, और नेशनल इनकम होता है एनएनपीएफसी। तो ये डी जो होता है ये डोमेस्टिक को डिनोट करता है, और ये जो एन होता है वो नेशनल को। तो डोमेस्टिक से नेशनल जाना हो, डोमेस्टिक मतलब हमारी बाउंड्री में हमने कितनी इनकम अर्न करी है, नेशनल का मतलब हो गया हमारे रेसिडेंट्स ने कितनी इनकम अर्न करी है, इररिस्पेक्टिव को वो बाउंड्री के अंदर करी है कि बाउंड्री के बाहर करी है। तो इसमें हम एनएफआईए ऐड कर देते हैं। हाँ जी, अब एनएफआईए क्या होता है, एनएफआईए होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से कितना कमाया माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, बाहर वालों को कितना दे दिया। देखो अगेन नेट निकल रहा है ना, तो यहां से हमें नेशनल इनकम मिल जाती है। तो डोमेस्टिक से नेशनल जाना हो एनएफआईए ऐड, और नेशनल से डोमेस्टिक जाना हो तो एनएफआईए माइनस। ये तीन त्रिमूर्ति फॉर्मूलाज पॉपुलरली नोन एज इन द एडू कैप्टन, त्रिमूर्ति फॉर्मूलाज बोले जाते हैं इनको। जिसको ये याद नहीं भैया फिर वो तो भगवान का ही नाम ले फिर, क्योंकि फिर आधा ही मार्क्स ले पाएगा। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, जीरो टू हीरो।
और हीरो तब बनते हो जब आपके 95 प्लस या फुल आएंगे। तो आ सकते हैं, बिल्कुल अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए। ठीक है, अब आते हैं, हमारा सबसे पहला नेशनल इनकम निकालने का तरीका होता है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में क्या होता है, आपको सीधा जीडीपी एमपी मिलता है, जिसको आप वैल्यू एडेड, या तो आप जीवीए एमपी बोल लो, ठीक है, जीवीए एमपी ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर ऐड करोगे तो आपको जीडीपी एमपी मिलता है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स का, कई बार सीधा ही दिया होता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, डायरेक्ट जीडीपी एमपी निकलेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट ज्यादातर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली नहीं दिया होगा, तो ये होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और सेल्स भी कई बार डायरेक्टली नहीं दी होती, क्वांटिटी इनटू प्राइस। इससे डिटेल में नहीं जाता, इससे डिटेल में है ही नहीं, सीबीएसई वालों को भी नहीं आता यार। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं, ये आता है अब आपका इनकम मेथड। इनकम मेथड में डायरेक्टली आपका एनडीपीएफसी निकलता है। बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होती है, कईयों को पता ही नहीं होता कि भैया कौन से मेथड से क्या निकलता है। तो सबसे पहली चीज आपको ये रखनी है कि ये सम ऑफ फैक्टर इनकम है, तो ये डायरेक्टली डोमेस्टिक इनकम हमें देता है, जिसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम आता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या आ गया, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एंड एसएससी बाय एम्प्लॉयर। ये एम्प्लॉयर वर्ड है, एम्प्लॉय नहीं है। क्वेश्चन में जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए एम्प्लॉय देगा, बच्चे ऐड करेंगे, फिर घर आके रोएंगे। ऐसा नहीं करना है मेरी जान। ठीक है, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली वेजेस एंड सैलरी दे दिया, सिर्फ इन कैश और इन काइंड अलग नहीं दिया हुआ, तो उसमें दोनों इंक्लूडेड है ऐसा माना जाता है। तो अगर वो सिर्फ वेजेस एंड सैलरीज दे रहा है और उसके अगले में ही दे रहा है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, तो बच्चे दोनों ऐड कर देंगे, जो कि गलत है। वेजेस एंड सैलरीज दे दिया सिर्फ, आगे कुछ स्पेसिफिक नहीं लिखा कैश या काइंड, तो आप मानोगे कि इसमें दोनों आ गए। ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया कि भैया ऑपरेशन से जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय देने के बाद बचा, वो सरप्लस किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक तो रेंट एंड रॉयल्टी जाता है। ठीक है जी, रेंट एंड रॉयल्टी में फर्क है, कई बार सिर्फ रेंट होता है, कई बार रेंट एंड रॉयल्टी एक साथ लिखा होता है, कई बार रेंट एंड रॉयल्टी अलग होता है, तो दोनों ऐड होंगे। इंटरेस्ट कैपिटल के बदले, और प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स भी कई बार डायरेक्टली नहीं देगा। कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स। कॉर्पोरेट टैक्स तो सीधा दे देगा, कई बार क्या होता है ना, रिटेन्ड अर्निंग्स को बोल देगा वो कि सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो वो ऐसे करके भी बोल सकता है, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। या फिर वो कई बार क्या करता है, कॉर्पोरेट टैक्स दे देता है और यहां पर लिख देगा इन दोनों को मिला के प्रॉफिट आफ्टर कॉर्पोरेट टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर कॉर्पोरेट टैक्स देने का मतलब है कि ये दोनों इसमें आ गए, तो आपको फिर दोनों अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। ये होता है आपका इनकम मेथड। अगर मिक्स इनकम नहीं दिया तो जीरो मानोगे, उसका निकालने का कोई तरीका नहीं है। ठीक है, अब आते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में। एक्सपेंडिचर मेथड में आपका सीधा जीडीपी एमपी निकलता है, जिसका फॉर्मूला होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, डायरेक्टली दिया हुआ, नहीं दिया तो जीरो। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डायरेक्टली दिया हुआ, नहीं दिया हो तो जीरो। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डायरेक्टली दिया होगा, नहीं दिया होगा तो अभी निकालना सीखते हैं। और एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, जिसको नेट एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। अब चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, पहले भी पढ़ा हुआ है। अब कई बार क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया हो, तो वो दो कंपोनेंट से बनता है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल एसेट कितने खरीदे, फिक्स्ड एसेट कितने खरीदे, प्लस चेंज इन स्टॉक, क्योंकि जो स्टॉक बिकता नहीं है वो नेक्स्ट ईयर में एज इन्वेस्टमेंट जाता है, तो ये उसका पार्ट बन जाता है। एक बात ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में इधर जी की जगह एन दे देगा, एनडीसीएफ, या फिर इधर जी की जगह एन दे देगा, एनडीएफसीएफ। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो पहले उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर लो तो उसको जी बना लो, तब जाके आपका जीडीपी एमपी मिलेगा। या फिर अगर आप एन ही डायरेक्टली यूज करना चाहते हो तो आपको जीडीपी एमपी की जगह डायरेक्टली एनडीपी एमपी मिलेगा। तो इस बात का आपने बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत ही अटेंटिव रहना है कि जी है तो जी आएगा, एन है तो एन आएगा, सिंपल सी बात। ठीक है, तो ये होता है एक्सपेंडिचर मेथड। अब अक्सर बच्चे ये वाले फॉर्मूला छोड़ देते हैं, रियल को नॉमिनल में कन्वर्ट करना है, एक एक नंबर में एमसीक्यू में आ जाते हैं। जैसे कि जब भी हमें रियल इनकम चाहिए और नॉमिनल दी हो, तो नेशनल नॉमिनल इनकम या फिर नेशनल इनकम अपॉन करंट प्राइस इंडेक्स, जो आपको डायरेक्टली दिया होगा, इनटू 100, सिंपल फॉर्मूला। कई बार क्या होता है, रियल दे देगा, नॉमिनल दे देगा, प्राइस इंडेक्स पूछ लेगा, कई बार नॉमिनल इंडेक्स पूछ लेगा। एंड सेम गोज फॉर रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी ऑन प्राइस इंडेक्स इनटू 100। इंडेक्स नंबर क्लास 11th में आपने स्टैट्स में किया होगा। ठीक है, ये दोनों जनरली आते नहीं है, बट फिर भी मैंने मेंशन कर दिया, क्योंकि भैया अपने को रिस्क ही नहीं लेने का कोई। ठीक है, तो नॉमिनल इनकम इज इक्वल टू करंट प्राइस इनटू करंट क्वांटिटी, एंड रियल इनकम इज इक्वल टू बेस ईयर प्राइस इनटू करंट क्वांटिटी। तो ये पता होना चाहिए। तो यहां पर आपके नेशनल इनकम के फॉर्मूलास हो जाते हैं समाप्त। अब चलते हैं अगले चैप्टर पे, जो कि है इनकम डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब इनकम डिटर्मिनेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग, और अक्सर बच्चे क्या नेशनल इनकम नेशनल इनकम नेशनल इनकम करते करते ना इनकम डिटर्मिनेशन पे फोकस ज्यादा नहीं करते, और इसके प्रैक्टिकल्स में अक्सर मैंने बच्चों को उलझते देखा है। तो आप नहीं होंगे ना यार, आपने तो मेरी वीडियो देख ली, आप थोड़ा ना उलझोगे अब। ठीक है, तो AD इज इक्वल टू C प्लस आई।
ठीक है। एंड एएस इज इक्वल टू वाई, एडी इज एग्रीगेट डिमांड, एएस इज एग्रीगेट सप्लाई, सी इज कंजम्पशन, आई इज इन्वेस्टमेंट, वाई इज इनकम। ये आपको पता होना चाहिए। y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता है, मतलब इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव होती है। एपीसी क्या होता है? एपीसी होता है सी अपॉन वाई, एपीएस क्या होता है? एस अपॉन वाई। सिंपल सी बात है, कंजम्पशन अपॉन इनकम, सेविंग अपॉन इनकम। एमपीसी क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। एमपीएस क्या होता है? चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, ये बहुत यूज होते हैं। एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 एंड एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। रीजन क्योंकि वो एपीसी दे देगा और आपसे एपीएस पूछ लेगा तो 1 माइनस दैट, एंड सेम गोस फॉर एमपीसी एमपीएस। कंजम्पशन फंक्शन आपको पता होना चाहिए जो कि होता है सी बार, जिसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं, प्लस बी वाई। बी यहां पर एमपीसी है और वाई आपको पता ही है इनकम है। और सेविंग्स का हो गया इसी का ऑपोजिट, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी हो गया एमपीएस और वाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। कंजम्पशन फंक्शन के भी कहीं क्वेश्चंस आपको सैंपल पेपर्स एंड डिफरेंट उसमें देखने को मिलेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहां पर सेविंग्स इज इक्वल टू 0 होती है और कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम होती है। तो ये छोटी छोटी चीजों पे अक्सर बच्चे क्या है इग्नोर कर देते हैं, आपने नहीं करना। इक्विलिब्रियम कहां मिलता है हमें? 2 पॉइंट्स पे मिलता है, जहां एडी इज इक्वल टू एएस होता है और उसी पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स होती है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इसके समझ लो कि 90 to 95% चांस है कि ये आएगा ही आएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को के से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, या फिर दूसरा तरीका 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी या फिर 1 अपॉन एमपीएस। तो वो ये बोल देगा कि एमपीसी दे देगा या एमपीएस दे देगा और चेंज इन इन्वेस्टमेंट दे देगा, तो आपको बोलेगा चेंज इन इनकम निकालो। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले एमपीसी या एमपीएस यूज करके के की वैल्यू निकालोगे, फिर के का ये वाला फॉर्मूला डाल के आप चेंज इन इनकम निकाल सकते हो, क्योंकि के आ गया और चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपको दे रखा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इस पे जरूर गौर फरमाना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर विच इज गवर्नमेंट बजट। इसमें अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन पता होना चाहिए 3 टाइप के डेफिसिट है। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, रेवेन्यू में दोनों टाइप की रिसिप्ट आ जाती है, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। टोटल में आपको पता ही है कैपिटल प्लस रेवेन्यू दोनों आ जाते हैं, भले ही वो रिसिप्ट हो या भले ही वो एक्सपेंडिचर हो। लेकिन एक बात याद रखना है, बोरोइंग्स इंक्लूड नहीं करनी है टोटल रिसिप्ट में। ठीक है, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट इटसेल्फ टेल्स अस अबाउट द बोरोइंग्स अमाउंट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो ज्यादातर आने के चांसेस ये या ये होते हैं, लेकिन मैं तीनों को इक्वल वेटेज से पढ़ाता हूं क्योंकि तीनों ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके प्रैक्टिकल आने के ऐसा समझ लो 5 से 10% चांस है। एक बार नजर मार जाओगे तो पेपर में घबराओगे नहीं, तो ये याद रखना। बीओटी इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसका मतलब होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, कितने गुड्स एक्सपोर्ट करे, माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, कितने इंपोर्ट करे। बैलेंस ऑन करंट अकाउंट हो गया कि नेट वैल्यू ऑफ करंट अकाउंट इज द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, मतलब जो करंट अकाउंट के क्रेडिट में आ रहा है माइनस जितनी अमाउंट करंट अकाउंट के डेबिट में। करंट अकाउंट में कौन कौन सी 4 टाइप की ट्रांजैक्शंस आती हैं? एक विजिबल आते हैं मतलब गुड्स, इनविजिबल मतलब सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, एज वेल एज जो इनकम्स एंड एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बट अगेन देयर आर लीस्ट चांसेस कि ये आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज माइनस आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये तो आप रहने ही दो, ये तो मतलब पढ़ लो बस, और कुछ भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं भी करोगे ना तो खुशी खुशी पेपर दोगे। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज मनी एंड बैंकिंग, जिस पे लीस्ट ध्यान दिया जाता है। M1 4 तरीके हैं मनी सप्लाई को मेजर करने के, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ M1 ही है, जिसमें करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक आ जाता है। डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, डिमांड डिपॉजिट्स में आपके करंट अकाउंट आ जाते हैं, सेविंग्स अकाउंट आ जाते हैं। ठीक है, एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI। उसके बाद मनी मल्टीप्लायर, इसकी थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों इंपॉर्टेंट है, जिसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन LRR, और LRR में दोनों कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आ जाते हैं। चलो सांस लेने दो। चलो, तो आई होप यहां पर देखो सारे एक A to Z, कोई और कोई फॉर्मूला हो तो कमेंट डाउन कर देना, उसके बारे में समझा दूंगा, लेकिन दिस इज दी लिमिट, इससे ऊपर नहीं आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। मैंने आपको ये भी बता दिया कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम और इनकम डिटर्मिनेशन के तो क्वेश्चंस करने ही करने हैं, 2-2, 3-3, 4-4 घंटा लगा के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करो, 40, 50, 60। ठीक है, उससे क्या कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, थप्पड़ फाड़ के निकलेगा। गवर्नमेंट बजट के थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, अराउंड 10-15। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट के नहीं भी करोगे चलेगा, एंड मनी सप्लाई के या फिर इसके मनी मल्टीप्लायर के 1-2 क्वेश्चन कर लोगे तो चलेगा। तो ये बात आपने दिमाग में रखनी है। ठीक है जी, तो यहां पर आपका ये पूरा फॉर्मूलाज का जो सिस्टम था यहां पर कंप्लीट कर दिया गया है कि अब आपने क्या करना है, ये वीडियो चलाते चलाते क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, पॉज कर देना, जिन से चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे हो वहां पर आपको फॉर्मूले देखने को मिल जाएंगे, और कैसे अप्लाई करने हैं ये भी समझ आ जाएगा आपको।
ठीक है। हाँ देखो, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, अभी तक मेरे हिसाब से आपने पूछ लिया होगा, मैसेज वैसेज कर लिया होगा AIR CUET के 1 को, ठीक है जी। नहीं किया तो पूछ लो यार, तुम्हारे को तो मैं ओपन बोल रहा हूँ कि कर लो, ठीक है। नहीं है तो यार विश्वास करना है तो विश्वास कर लो, जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो ये भी सच ही बोल रहे होंगे कि जब भी आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है बोर्ड के बाद, क्योंकि बोर्ड के साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम, मेरे एंट्रेंस एग्जाम अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो CUET OIPR जो भी मर्जी एंट्रेंस एग्जाम लेकर आओ, आपके लिए हम तैयार करेंगे अपार्ट फ्रॉम प्रोफेशनल कोर्सेज। तो लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, एग्जाम स्पेसिफिक AI मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स है, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट है भैया, हम बैठेंगे हैं और फैकल्टी बैठी हुई है, सबकी आप वीडियो लाइक कर ही रहे हो, सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है और मिलता रहना चाहिए, ठीक है जी। ये पर्टिकुलर रैंक है, इतने इतने बच्चे हम अभी तक डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस में डाल चुके हैं, तो आपके सामने सारा सिस्टम है यार, क्यों झूठ बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो के लिए तैयार रहना, ठीक है जी। ऐसे ही कंटेंट, ऐसे ही स्ट्रेटेजी आपके लिए बनती रहेगी, तब तक ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।